जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इसको फिलअप करना है। यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको रसम से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि टोटल 158 पोस्ट है। फॉर्म आप लोग यहां पर 3 जनवरी से 17 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फिर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 500, MP रिजर्व कैटेगरी के लिए 250, पोर्टल चार्ज अलग से 40 और करेक्शन चार्ज 50 रुपये। पेमेंट आपका मोड ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट देख लीजिए और एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म के सामने एक्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर टिक करके राज्य सेवा परीक्षा 2025 इस PDF को ओपन कीजिएगा। ये ओपन करना अनिवार्य है। आप इसको एक बार ओपन करके चेक कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण के अंदर अभ्यर्थी का प्रथम नाम यानी कि जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है, और आपको ये सभी जानकारी जो भर रहे हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर भरनी है। फिर अभ्यर्थी का मध्य नाम, अगर मध्य नाम नहीं है तो खाली छोड़ दे, और उसके बाद में जो अंतिम नेम है या सरनेम है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद अभ्यर्थी का जेंडर क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद में अभ्यर्थी का जन्म तिथि, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरनी है। पहले आपका जो ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। पिता का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और आपकी जो माता जी का नाम है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आता है विवाह से संबंधित विवरण। क्या अभ्यर्थी विवाहित है? अगर आप विवाहित है, मैरिड है तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे। पर अगर आप मैरिड है तो फिर आपको पति या पत्नी का नाम देना होगा, जीवित बच्चों की संख्या बतानी होगी, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि भी बतानी होगी, अंतिम बच्चा जुड़वा है या फिर नहीं उसका आंसर भी करना होगा। साथ ही साथ क्या अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला है उसका आंसर भी आपको करना होगा। फिर आ जाएगा मूल सूचना का विवरण। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है? अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है? जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं? अगर आप OBC है तो आपको बताना है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। जो आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का उसी में मेंशन होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं, वो आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर कर देना है। अब जैसे मैंने OBC के वाले ऑप्शन में क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं इसमें नो किया, तो मुझे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी। अगर मैं यस करता हूँ तो बोला जा रहा है योर एलिजिबिलिटी कैटेगरी इज UR, और अगर आप यहाँ पर नो करते आप क्रीमी लेयर में आते हैं, इसका सवाल का आंसर आप नो करते हैं, तो फिर जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन वो आपको भरनी होगी, जिसमें कि जारीकर्ता का पदनाम यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, CO इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट हाथ में लेना है और उसमें जहां पर नीचे मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा होता है। तो आपको जो भी वहां पर देखने को मिल रहा है तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी देखने को मिल रहा है वही आपको जुगा तो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम कहाँ से जारी हुआ है वो जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे प्रमाण पत्र क्रमांक, आपको उसी में प्रमाण पत्र क्रमांक देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। फिर प्रमाण पत्र जारी होने का दिनांक क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण। क्या आप यहाँ पर दिव्यांग है? अगर है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने अन्य विवरण का ऑप्शन, तो जहां पर पूछे कि क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, कोई FIR या केस चल रहा है आपके ऊपर? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी कि कोई प्रोसेस चल रहा है किसी वैकेंसी की आपने अप्लाई किया हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है।
क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक या फिर निगम या फिर मंडल या फिर संस्थाओं में सेवारत है? अगर करंटली काम करें इनमें से किसी भी फील्ड में तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। अब आते हैं मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है? अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो फिर गाइज यहाँ पर आपको बोला कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर अभी आप फॉर्म भरे, आपके पास नहीं है किसी भी मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर राशन, तो कोई बात नहीं, पर जब आपका इंटरव्यू होगा उस वक्त आपके पास एक्टिव राशन होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी है तो हाँ कर दीजिए, और अगर हाँ कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि कहाँ से आपने ये जारी कराया है, उसके बाद में पंजीकरण क्रमांक और साथ ही साथ किस डेट में आपने ये जारी कराया है वो डेट भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर आएगा भूतपूर्व सैनिक का विवरण। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है? अगर हाँ तो आप नहीं करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर आएगा आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत है? अगर आपको पुरस्कृत मिला है, इनाम मिला है, सम्मान मिला है तो यस करिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है? अगर हाँ तो नहीं तो आप नो करेंगे। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का विवरण। क्या अभ्यर्थी स्नातक है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप देखेंगे कि अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, यानी कि क्या आप फाइनल ईयर के अंदर है ग्रेजुएशन के? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। यदि हाँ तो आपको हायर सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन जो है हायर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा का जो उत्तीर्ण वर्ष है वो आपको बताना होगा। तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है। अभ्यर्थी स्नातक है, अगर आप यहाँ पर नो करते तो फिर आपको यहाँ पर इसमें यस करके जो आपका हायर सेकेंडरी का डेट है, किस डेट में, किस ईयर में आपने वो पास किया तो वो आपको बताना होगा। तो मैंने यहाँ पर पास किया हूँ ग्रेजुएशन, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है। अब आती है शैक्षिक विवरण। सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो आप यहाँ पर जो है वो इसमें 10th ही लिख देंगे। इसके बाद में नंबर आपके किसके अंदर थे, ग्रेड, सीजीपीए या फिर डिवीज़न। अगर डिवीज़न में तो डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में विषय के अंदर आपके पास 10वीं के अंदर जो भी सब्जेक्ट थे एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। मैं डेमो के लिए आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, आप आपके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखिएगा एक एक करके। उसके बाद में पूर्णांक, तो टोटल नंबर क्या आते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। डिवीज़न आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड डिवीज़न में आते हैं। अब आते हैं बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय, आर्मी डिवीज़न का नाम। तो आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं, आपके स्कूल का नाम भी दे सकते हैं जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। फिर आएगा पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपका जो 10वीं का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट की जानकारी। तो आपके पास इनमें से क्या है, इंटरमीडिएट है या फिर कोई डिप्लोमा है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर किसके अंदर आपके नंबर है सेम वे में बताइए। सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल दीजिए। टोटल नंबर आपके क्या थे वो आप यहाँ पर भर दीजिए। कितने नंबर फिर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डिवीज़न है वो सेलेक्ट कर लेनी है। अपने बोर्ड का नाम देना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल डाल देंगे। आपका 12वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर भर देंगे। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो आपको बताना है कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन पास किया, उसका नाम आप लिख देंगे। किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम बताने हैं। उसके बाद में टोटल नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालिएगा। उसके बाद में जो नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद में परसेंटेज कैलकुलेट होगी और फिर आप आपकी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से इंस्टीट्यूट से आपने की है या कॉलेज से की है या फिर संस्थान से की है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन फिर आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो भी आप डाल देंगे। नीचे की ग्रेड, सीजीपीए के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है। इसमें किसी विसंगति हेतु पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा। यानी कि अगर आप ग्रेड या फिर सीजीपीए के संदर्भ में जो परसेंटेज है वो भर रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन है, आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर है यात्रा भत्ता विवरण।
क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं? केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांगजन हेतु इन कैटेगरी को ही मिलता है। अगर आप लेना चाहते तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में बैंक विवरण, अभ्यर्थी केवल स्वयं के बैंक खाते का विवरण ही देवे, किसी अन्य के बैंक खाते में भुगतान संभव नहीं होगा। यानी कि आपको अपने ही अकाउंट को देना है, अपने नाम पर जो अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहले आप बैंक का नाम देंगे, IFSC कोड देंगे जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद शाखा का नाम देंगे कि कहाँ पर आपकी शाखा है, शाखा का कोड क्या है वो भी आपको आपकी जो पासबुक है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। खाता धारक का नाम यानी कि आपका नाम और फिर आपका अकाउंट नंबर। उसके बाद में बोला कि उपरोक्त दी गई विवरण की पासबुक की मुख्य पृष्ठ की स्कैन कॉपी संलग्न करें, यानी कि आपकी जो बैंक की कॉपी है उसकी फर्स्ट जो फोटो होती है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर वो नहीं है तो गाइज अगर आपकी नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग का जो फ्रंट पेज है वो अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आपकी जो चेक बुक है वो भी अपलोड कर सकते हैं। चेक बुक का फोटो, कैंसिल चेक, एक चेक लेना, उसके ऊपर कैंसिल लिख देना है और फिर उसका फोटो लेकर के यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में वर्तमान पत्राचार हेतु आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। तो वर्तमान पते का प्रकार क्या है, हॉस्टल अकोमोडेशन, हाउस ऑफ रिलेटिव, ओन हाउस या फिर रेंटेड हाउस, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि आपको यहाँ पर प्रूफ अपलोड करना है। अगर आपने खुद का एड्रेस दिया तो जो आपका आधार कार्ड है वो आप अपलोड कर दीजिएगा, अगर उसमें सेम एड्रेस है। साइज 20 से 200 KB के बीच में रखा है, वो फॉर्मेट JPG का रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी फोटो फाइल है आपके एड्रेस की यानी कि आपकी ID की वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और ओपन कर दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर जो आपका एड्रेस है एग्जैक्ट वो लिख दीजिएगा। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सेलेक्ट कर लेनी है। जिला आपका यहाँ पर जो भी है वो आपको बताना है। जैसे कि अगर मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से तो फिर आप जिला खुद से ही सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर आपका जो पिन कोड है वो डाल देंगे। अब नीचे है कि क्या आपका वर्तमान पता और जो आपका स्थायी पता है क्या वो सेम है, यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस क्या सेम है। अगर हाँ तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो आप अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो भर दीजिएगा। फिर आएगा अभ्यर्थी का फोटो, आपको जो फोटो अपलोड करना है उसका साइज 20 से 100 KB के बीच में रखना है और सिग्नेचर का साइज 10 से 100 KB के बीच में रखना है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर फाइल सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद में जो आपका साइन है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर साइन की फाइल है ऐसे, और फिर यहाँ पर इनबॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि हाँ मेरा जो सिग्नेचर और जो फोटो है वो सही स्थान पर आ रहा है। अब आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर घोषणा के ऊपर टिक करेंगे एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे। फिर आप सभी जानकारी चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है परीक्षा शहर का विवरण। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका सिटी है, जो मेन सिटी है उसी में आपका जो एग्जाम सेंटर है वो रहेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली भोपाल आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें जो प्रेजेंट एड्रेस है उसमें भोपाल ही सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा दी भी गई है और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है, आप एक बार चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और अब तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। इस प्रकार से गाइज आप लोग MPPSC SSC प्री 2025 ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।